नमस्कार। अपने पिछले 2 वीडियो में हमने जाना मापन के बारे में। पहला वीडियो था मापन पर आधारित कि मापन है क्या, मात्रक क्या होते हैं, इन सभी चीजों पर। दूसरे वीडियो में हमने जाना मापन की अंतरराष्ट्रीय पद्धति क्या है, यानी पूरी दुनिया में किस पद्धति के आधार पर हम चीजों को मापते हैं। लेकिन कल्पना कीजिए कि उसमें हमने जितना बताया था, क्या उससे हर एक चीज माप सकते हैं? जैसे अगर आपको बुखार चढ़ा हुआ है तो आपका तापमान कितना है, इसको मापना हो तो, या फिर आपकी हार्ट बीट जो है उसको मापना हो। सुबह सुबह से जो दूध वाला आ जाता है आपके यहाँ और आधा पानी मिलाकर लाता है, वो भी कीचड़ वाला, उसको अगर मापना हो कि दूध कितना है, पानी कितना है, तो कैसे मापेंगे? इसके अलावा सोना है, अगर उसकी शुद्धता मापनी, मान लीजिए सोने की जगह आपको पीतल थमा दिया, तो अगर आपको ये देखना है कि आप जो बाइक चला रहे हैं उसकी स्पीड कितनी है, या फिर कोई भी चीज जो ऊपर उड़ रही है आसमान में वो आपसे कितनी दूरी पर है, जब ये सभी चीजें मापनी होंगी, या फिर आप जहां पर हैं वहां आर्द्रता कितनी है, जब ये सभी चीजें आपको मापनी होंगी तो आपको चाहिए होंगे कुछ उपकरण जिनको कहते हैं मापक यंत्र। तो मापक यंत्र का मतलब होता है ऐसे यंत्र जिनके द्वारा हम किसी चीज को मापते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मापक यंत्रों के बारे में। कोशिश करेंगे अधिकांश मापक यंत्र को कवर किए जाए ताकि पेपर में कोई भी छूटे ना। लेकिन पढ़ने का तरीका एकदम नया होगा और यूनिक होगा, एकदम आसान तरीके से। हमने क्या किया है, अधिकांश मापक यंत्रों को जिनका उपयोग एक सा है उनको एक जगह लाकर रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं मापक यंत्रों का अध्ययन। जो ये पीछे देख रहे हैं ये उलझा हुआ सा है, इसमें अभी उलझिएगा नहीं, इसको एक एक करके समझते हैं। देखिए जो ये देख रहे हैं ये क्या है, ये हमारी पृथ्वी है। ये क्या है? हमारी पृथ्वी। तो अगर पृथ्वी से कोई भी चीज ऊपर उड़ रही है आसमान में, हेलीकॉप्टर हो सकता है, चॉपर हो सकता है, हवाई जहाज हो सकता है, रॉकेट हो सकता है, कुछ भी चीज ऊपर उड़ रहा हो, और अगर दिमाग में है कि हमको इसको नापना है कि दूरी कितना है, तो कैसे नापेंगे? तो देखिए केवल अगर हमको धरती से लेकर ऊपर तक की कोई दूरी मापनी है तो उसके लिए हमारे पास कुछ उपकरण हैं। जैसे एक उपकरण को कहते हैं, एक यंत्र है, इसको कहते हैं कैथटोमीटर। कैथटोमीटर, कोई पूछे कैथटोमीटर से क्या मापेंगे तो कहिएगा ऊर्ध्वाधर दूरी, यानी ऊपर की जो दूरी है हमारी जमीन से ऊपर की दूरी, उसको मापेंगे किससे? कैथटोमीटर से। यानी अगर कोई ऊपर जा रहा हो आसमान में, कहे हमको माप कर दिखाओ, कैसे मापोगे? तो कहना कैथटोमीटर से। ठीक है। उसके बाद देखिए अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का उपयोग करते हैं मुख्य रूप से हवाई जहाज वगैरह को मापने के लिए, यानी हम हमारी पृथ्वी से कोई हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज कितनी दूरी पर है, इस ये मापना है तो किससे मापेंगे? अल्टीमीटर से। यानी इन दोनों में समानता क्या है? कैथोटोमीटर का उपयोग भी करते हैं ऊर्ध्वाधर दूरी यानी ऊपर की दूरी मापने में, और अल्टीमीटर का भी उपयोग करते हैं ऊर्ध्वाधर दूरी को मापने में। पूछेगा हिप्सोमीटर, तो कहिए हिप्सोमीटर का मतलब होता है एक ऐसा उपकरण जिसके द्वारा हम दी गई ऊंचाई पर, दी गई ऊंचाई पर, यानी कि अगर कोई निश्चित ऊंचाई मानकर चलिए आपको दी है 10 किलोमीटर ऊंचाई, तो उस ऊंचाई पर क्या करना है? जल के क्वथनांक को ज्ञात करके ऊंचाई का मापन ज्ञात करते हैं। ओके। तो हिप्सोमीटर का उपयोग क्या है? किसी दी गई ऊंचाई पर जल के क्वथनांक को ज्ञात करके ऊंचाई का मापन ज्ञात करते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए रडार। तो रडार के बारे में तो ऐसा है कि सभी ने सुना होगा। रडार क्या होता है? देखिए रडार क्या है? रडार एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग हम करते हैं ऊपर कोई भी चीज अगर उड़ रही है तो उसकी दूरी मापने के लिए। करते क्या है इसमें हम रेडियो तरंगे छोड़ते हैं। अब दिमाग में कैसे रहेगा कि रडार में कौन सी तरंगे छोड़ते हैं? रा से रडार, रा से रेडियो तरंगे। रडार के द्वारा हम क्या करते हैं? रेडियो तरंगों को कहाँ छोड़ते हैं? ऊपर की ओर। अब मान लीजिए इस तरह से, अगर यहाँ से हमने कोई चीज छोड़ी तरंगे और ऊपर की ओर गई, और ऊपर अगर कोई चीज उड़ रही है यहाँ पर, तो ये क्या करती है? तरंगे यहाँ से टकराकर वापस लौट आती हैं। तो हम ज्ञात करते हैं कि जब हमने छोड़ा था इन तरंगों को यहाँ से ऊपर जाने में और ऊपर से नीचे आने में इनको कितना समय लगा, उसी के आधार पर हम क्या करते हैं? ये ज्ञात कर लेते हैं कि कोई भी चीज हमसे कितनी दूरी पर है। तो उम्मीद करते हैं ये इनके बारे में आपको जानकारी हो गई होगी। इसके अलावा देखिए अब बात करेंगे वायु से संबंधित। अभी हमने की ऊंचाई से संबंधित कुछ उपकरण थे, उनके बारे में जानकारी दी। अब हम बात करेंगे वायु से संबंधित। देखिए वायु का मतलब होता है गैसों का मिश्रण। यानी कोई पूछे वायु क्या है तो कहिएगा गैसों का मिश्रण। वो कहेगा गैसों का कैसा मिश्रण है, तो कहिएगा गैसों का सामांगी मिश्रण। सामांगी मतलब होमोजीनियस। यानी कि वायु में क्या है? अलग अलग तरह की गैसें हैं, लेकिन वो सभी गैसें एक निश्चित मात्रा में है, इसलिए वायु सामांगी मिश्रण है। ठीक है। कमेंट में बताइएगा वायु में जो गैसें हैं उनका अनुपात क्या है। देखिए वायु से संबंधित उपकरणों की बात करें तो एक उपकरण है जिसको कहते हैं बैरोमीटर। क्या है? बैरोमीटर। इसमें क्या करते हैं? ये वायु दाब मापी है। वायु क्या करती है?
जैसे मानकर चलिए आप हैं, अगर आपके ऊपर कोई चीज रख दी जाए तो आप पर दबाव बनेगा। इसी तरह वायु हमारे आसपास है, और वायु के द्वारा भी हमारी पृथ्वी की सतह पर दबाव डाला जाता है, उसको कहते हैं वायु दाब। यानी वायु के द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जो दाब डाला जाता है उसको कहते हैं वायु दाब। तो देखिए बैरोमीटर क्या करता है, ये वायु दाब को मापता है। यानी वायु दाब कितना है ये मापना है तो किससे मापेंगे, बैरोमीटर से। कहते हैं कि अगर बैरोमीटर में क्या उपयोग करते हैं, पारा। इसी तरह का एक उपकरण होता है, उसमें क्या डाला होता है अंदर, पारा। कहते हैं अगर पारा अचानक से नीचे गिर जाए तो इसका मतलब होता है कि अब तूफान आने वाला है उस जगह, तो अलर्ट कर दिया जाता है। इसी से मिलता जुलता एक उपकरण है जिसको कहते हैं बैरोग्राफ। क्या कहते हैं, बैरोग्राफ। इससे भी क्या करते हैं, इसके द्वारा भी हम वायु का दाब मापते हैं। अंतर क्या है, वायुमंडलीय दाब का निरंतर मापन। यानी अगर आपको वायु दाब मापना है तो आप दो उपकरण प्रयोग कर सकते हैं, एक तो बैरोमीटर, दूसरा बैरोग्राफ। लेकिन पूछेगा इनमें से ये बताइए अंतर क्या है, तो कहिएगा बैरोग्राफ जो होता है उसके द्वारा हम लगातार क्या करते हैं, वायु का मापन। इसके बाद देखिए अगला उपकरण है हाइग्रोमीटर। ये क्या है, हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर से क्या करते हैं, वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता मापते हैं। आर्द्रता क्या होता है, आर्द्रता का मात्रा मतलब होता है कि वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा। जलवाष्प का मतलब होता है, जलवाष्प क्या है, जलवाष्प भी एक प्रकार की गैस है। जैसे आप खाना बनाते हैं, कोई चीज बनाते हैं, उसके ऊपर कोई बर्तन रख देते हैं तो देखते हैं वाष्प तेजी से निकलती है, वाष्प धीरे से क्या परिवर्तित हो जाती है, जल में, जल की बूंदों में। तो अगर हमको अपने वायुमंडल में जलवाष्प के बारे में जानकारी हासिल करनी है, सापेक्षिक आर्द्रता के बारे में जानकारी हासिल करनी है, तो हमारे पास उपकरण उसका नाम है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से क्या करना है, हाइग्रोमीटर अगर आपको मिल जाए और कोई कहे इसका उपयोग कीजिए तो क्या करेंगे, इसके द्वारा आप वायुमंडल में जो सापेक्षिक आर्द्रता है उसको मापेंगे। इसके बाद देखिए साइक्रोमीटर, यहाँ हाइग्रोमीटर, यहाँ साइक्रोमीटर। इससे भी क्या करते हैं, सापेक्षिक आर्द्रता मापते हैं। तो अगर ये ऑप्शन में आ जाए कि ये बताइए सापेक्षिक आर्द्रता निम्नलिखित में से किससे मापते हैं, तो दोनों में से एक ही मिलेगा, या तो मिलेगा हाइग्रोमीटर या साइक्रोमीटर। साइक्रोमीटर में भी हम क्या करते हैं, सापेक्षिक आर्द्रता मापते हैं। हाइग्रोमीटर से मिलता हुआ एक हाइग्रोस्कोप। हाइग्रोस्कोप से क्या करते हैं, इससे वातावरण में उपस्थित आर्द्रता में परिवर्तन को मापते हैं। जैसा कि देखिए अगर आपको हाइग्रोमीटर दिया जाए और कहा जाए इससे आपको क्या मापना है, क्या माप सकते हैं, तो कहिएगा वायुमंडल जो है ना, इसमें जो सापेक्षिक आर्द्रता है उसको मापेंगे। लेकिन अगर सापेक्षिक आर्द्रता बदल रही है, यानी उसमें चेंजेस हो रहा है उसकी मात्रा में, ये अगर आपको मापना हो तो कैसे मापेंगे, ये मापेंगे हाइग्रोस्कोप से। उसके बाद एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से मापते हैं वायु की चाल। जैसे हम लोगों की चाल होती है, मोटर वाहन की चाल होती है, उसी तरह से वायु की भी चाल होती है। अब वायु तेजी से जब आती है ना, चलती है, तो देखा होगा उसको कहते हैं आंधी आ रही है, और तेजी से चलती है तो उसको कहते हैं तूफान आ रहा है। तो जो ये वायु की चाल है, अगर इसको मापना हो तो इसका उपकरण है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से हम क्या मापते हैं, वायु की चाल। ये तो हमने जान लिया धरती के ऊपर के बारे में। अब जानते हैं थोड़ा, हमारे इसी पृथ्वी पर क्या है, सागर भी हैं। अब सागर में अगर गहराई तक गोते लगाना है तो तब कैसे मापेंगे, तो उसके लिए देखिए ये रहा समुद्र जो आप देख रहे हैं, ये सागर है। सागर की गहराई को मापते हैं फैथम में। अब बताइएगा कमेंट में, एक फैथम में कितने मीटर या कितने फीट होते हैं। तो कोई पूछे सागर में अगर गहराई मापनी है तो कैसे मापेंगे, फैथम में। तो फैथम इतना तो याद रहेगा कि सागर की गहराई मापते हैं फैथम में, और इसको मापने के लिए एक उपकरण बनाया गया। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर सागर की गहराई मापनी है तो ऊपर से पता पड़ा आपको भेजा जाए कि जाइए और सागर के नीचे तक एकदम होकर आइए और ले जाइए क्या मीटर, इंची टेप, पता लगाइए कितनी गहराई है। ऐसा तो है नहीं। सागर की गहराई को फैथम में मापना है, लेकिन उसके लिए कुछ उपकरण भी तो चाहिए, तो उस उपकरण का नाम है फैथोमीटर। कोई पूछे सागर की गहराई किसमें मापते हैं, तो फैथोमीटर में। ध्यान रखिएगा इस सागर किसी का नाम नहीं, सागर का मतलब है समुद्र से। ठीक है, इतने को नोट कीजिए। इसके बाद अभी आगे और बहुत सारे उपकरण हैं, उनके बारे में हम अधिकतर के बारे में यही जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए इसको नोट कीजिए। देखिए ये जो आप उपकरण कुछ लिखे हुए देख रहे हैं, इनकी एक विशेषता है कि इनका संबंध किससे, जल या वाष्प से। यानी इन उपकरणों के द्वारा हम क्या मापेंगे, उपकरण मतलब मापक यंत्र, इनके द्वारा हम जल या वाष्प के बारे में बात करेंगे। इनसे हमको जल मापना है या वाष्प। तो देखिए सबसे पहला उपकरण लिखा है साइक्रोमीटर। इसके बारे में जैसा कि हम अभी पढ़ चुके हैं। साइक्रोमीटर से क्या बताया था, सापेक्षिक आर्द्रता।
आर्द्रता क्या है? वायुमंडल में जो जल वाष्प है वही आर्द्रता है। सापेक्षिक आर्द्रता का मतलब क्या होता है? देखिए, सापेक्षिक का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप दो लोग हैं और दो लोगों में से एक व्यक्ति चल रहा है 5 किलोमीटर की रफ्तार से, ठीक है, दूसरा चल रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सापेक्ष क्या चल रहा है? तेज रफ्तार से चल रहा है। या फिर ऐसे समझिए, जैसे आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, आपका एक फ्रेंड ट्रेन के बाहर क्या है? खड़ा हुआ है, तो वो स्थिर है, उसके सापेक्ष आप क्या करेंगे? जब ट्रेन चलने लगी गति करेंगे। तो सापेक्षिक आर्द्रता का मतलब होता है वायुमंडल में रिलेटिवली देखा जाता है आर्द्रता को। दूसरा देखिए लिसीमीटर। लिसीमीटर से हम मापते हैं वास्तविक बाष्पोत्सर्जन। पूछेगा लिसीमीटर से हम क्या मापते हैं, तो वास्तविक बाष्पोत्सर्जन। बाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है बाष्प का उत्सर्जन, उसी को कहते हैं बाष्पोत्सर्जन। उसके बाद एटमोमीटर। एटमोमीटर से क्या मापेंगे? एटमोमीटर से हम मापेंगे बाष्पीकरण। बाष्पीकरण का मतलब होता है जल का वाष्प में बदलना। बाष्पीकरण क्या है? एक प्रक्रिया, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जल क्या होता है? वाष्प में बदल जाता है। अब वाष्प क्या होता है ये कमेंट में बताइएगा। तो एटमोमीटर से क्या मापेंगे? बाष्पीकरण। अगला देखिए इवेपोरोमीटर। जैसे आपने सुना होगा जल वाष्प को क्या कहते हैं? इवेपोरोमीटर। तो इससे क्या बना है? इवेपोरोमीटर। इवेपोरोमीटर से क्या मापेंगे? वायुमंडल में जल के वाष्पीकरण की दर, यानी जो हमारा वायुमंडल है आसपास का आवरण, उसमें जल का जो वाष्पीकरण हो रहा है वो किस दर से हो रहा है। देखिए, पूरा जल तो वाष्प में बदलता नहीं है। जब देखा होगा बहुत तेज गति से, बहुत तेजी से क्या निकलती है? धूप निकलती है, चिलचिलाती धूप। तो उस समय देखा होगा उमस होती है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी नदियां हैं, झील हैं, तालाब हैं, सागर हैं, इससे सूर्य क्या कर रहा है? बहुत तेज गति से क्या कर रहा है? पानी को वाष्पीकृत कर रहा है। तो हम क्या मापते हैं? इवेपोरोमीटर से वायुमंडल में जल के वाष्पीकरण की दर, यानी जल हमारा किस दर से वाष्पीकृत हो रहा है। उसके अलावा देखिए हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से क्या मापेंगे? जल या किसी भी द्रव के घनत्व का मापन। अगर कोई कहे कि हमको जल के घनत्व को मापना है, या कहे किसी भी द्रव के, यानी दूध हो, लस्सी हो, कुछ भी हो, उसके घनत्व को मापना है, तो कहिएगा कि आप एक उपकरण लीजिए, इसका नाम है हाइग्रोमीटर, और इससे आराम से मापिए जितना मन करे। इन सबको नोट कीजिए, अभी और भी बचे हुए हैं। ये जो उपकरण आप देख रहे हैं, इन सारे उपकरणों में एक चीज कॉमन है कि इनका संबंध प्रकाश से है। अब प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है हमारे पृथ्वी पर? सूर्य। ये मत कहिएगा कि ट्यूबलाइट, एलईडी, ये सब नहीं है। ये सब क्या है? हम लोगों के बनाए हुए उपकरण हैं। लेकिन इस धरती पर अगर सूर्य का प्रकाश नहीं आए तो ये मान लीजिए इस धरती पर जीवन संभव ही नहीं होता। इसलिए इस धरती पर सूर्य ही क्या है? प्रकाश का और ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो चलिए बात करेंगे प्रकाश से संबंधित सभी उपकरणों के बारे में एक ही जगह पर। देखिए, एक उपकरण है जिसका नाम सुना होगा प्रकाश वर्ष। ये क्या होता है? प्रकाश वर्ष का मतलब होता है सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। यानी सूर्य का प्रकाश एक साल में जितनी दूरी तय करता है वही क्या कहलाता है? एक प्रकाश वर्ष। तो सूर्य एक साल में कितनी दूरी तय करता है, अगर ये जानना है तो पहले जानना पड़ेगा कि सूर्य एक सेकंड में कितनी दूरी तय करता है। तो कमेंट में बताइएगा कि सूर्य का प्रकाश, सूर्य नहीं बल्कि सूर्य का प्रकाश एक सेकंड में कितनी दूरी तय करता है। तभी जान पाएंगे एक वर्ष में कितनी दूरी तय करता है। और जितनी दूरी तय करता है उसी को मान लिया गया क्या? प्रकाश वर्ष। अब जानेंगे फोटोमीटर। देखिए, आपने पढ़ा होगा कि सूर्य का प्रकाश जो होता है फोटान के बंडलों के रूप में हमारी धरती पर आता है। फोटान क्या है? छोटे छोटे कण। जिस तरह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, उसी तरह फोटोन भी होता है। इसकी उत्पत्ति होती है कहाँ? सूर्य में। इसीलिए इसके बारे में हम जानेंगे फोटोमीटर। फोटोमीटर एक उपकरण होता है, इससे क्या हम देखते हैं? इसके द्वारा हम मापते हैं प्रकाश तीव्रता, यानी हमारा जो प्रकाश है सूर्य का या किसी भी चीज का, उसकी तीव्रता कितनी है उसको मापते हैं किससे? फोटोमीटर से। लक्स मीटर। अब लक्स का मतलब ये नहीं है कि डेटॉल, लक्स साबुन की बात हो रही है। ये मत समझिएगा कि ये कोई लगाने वाला साबुन है। हमने बताया था कि प्रकाश की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? लक्स। तो लक्स जब प्रकाश की तीव्रता का मात्रक होता है तो एक उपकरण बनाया जिसको नाम दिए लक्स मीटर। और इस लक्स मीटर से क्या मापते हैं? प्रकाश की तीव्रता। तो प्रकाश की तीव्रता किस किस से माप सकते हैं? या तो फोटोमीटर से या लक्स मीटर से। इन दोनों में अंतर ये होता है, जो फोटोमीटर होता है ये और अधिक शक्तिशाली होता है। अब बात करेंगे एटनोमीटर। क्या नाम है इसको? एटनोमीटर। इसको द्वारा मापते हैं सौर विकिरण। सौर विकिरण क्या होती है? हमारा जो सूर्य होता है ना, सूर्य को छोड़िए, आप किसी भी चीज को बहुत ज्यादा गर्म करते हैं, जैसे लोहा है, उसको तपाते जाएं,
तो देखा होगा वो आँच छोड़ता है। आँच का मतलब होता है तपन। जैसे कोई चीज जल रही है, उसके आसपास आप रहते हैं तो बहुत अधिक गर्मी, जितने उसके पास जाएंगे उतनी ज्यादा गर्मी लगती है। किस कारण से? विकिरण के द्वारा। तो जब सूर्य देख रहे हो इतना भयानक जल रहा है, धधक रहा है, क्यों जल रहा, कब तक जलेगा, इसकी बात करेंगे एस्ट्रोनॉमी में। फिर आप ये समझ लीजिए कि जब कोई चीज बहुत अधिक तेजी से गर्म होती है तो वो क्या करती है, विकिरण छोड़ती है। और अगर उसको मापना है तो उसके लिए उपकरण है एटनोमीटर। यानी सूर्य की अगर हमको विकिरण मापनी है तो हम एक उपकरण का प्रयोग करेंगे जिसका नाम है एटनोमीटर। उसके बाद एक उपकरण है जिसका नाम है पायर हिलियोमीटर। यूनानी लोग क्या बोलते थे इसको, किसको, सूर्य को। एक उपकरण बना जिसका नाम है पायरो हिलियोमीटर। इसके द्वारा भी क्या मापते हैं, इसके द्वारा भी हम सूर्य की विकिरण को मापते हैं। अगर हमको मापना है सूर्य से जो विकिरण निकल रही है, जिसके चलते हमको क्या मिल रहा है, प्रकाश और गर्मी दोनों चीजें, ऊष्मा, तो उसको मापना है तो किससे मापेंगे, पायरो हिलियोमीटर। अगर ऑप्शन दिया जाए कि सूर्य की तीव्रता या सौर विकिरण को हम किससे मापेंगे, तो दो ऑप्शन ये ध्यान रखिएगा, एक बोलते हैं एटनोमीटर, दूसरे को पायर हिलियोमीटर। एक ये देखिए सोलरियोमीटर, क्या नाम है, सोलरीमीटर। सूर्य को क्या बोलते हैं, सोलर, तो उसी से बना है सोलरीमीटर। इससे क्या मापेंगे, इससे भी हम सौर विकिरण की तीव्रता को मापेंगे। तो ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। एटनोमीटर और पायर हिलियोमीटर से हम मापते हैं क्या, सौर विकिरण को। लेकिन कोई सौर विकिरण कितनी तीव्र गति से निकल रही है अगर ये मापना है तो उसका उपकरण है सोलरीमीटर। अब ये तीव्रता क्या होती है, अब जैसे मानकर चलिए आप एक बल्ब लगा लीजिए, बगल में लगा लीजिए आप एक हैलोजन, दोनों साइड देख कर दिखाइए। बल्ब में तो एक सेकंड 2 सेकंड देख ही लेंगे, हैलोजन में बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां से जो प्रकाश निकल रहा है वो बहुत तीव्र गति का है। तो यही होती है तीव्रता। तो अगर तीव्रता मापनी है तो उसका उपकरण क्या है, सोलरीमीटर। अगला उपकरण है रिफ्रैक्टोमीटर। रिफ्रैक्ट्रोमीटर, तो इससे क्या मापते हैं, अपवर्तनांक को मापते हैं। अब सवाल उठता है अपवर्तनांक क्या है। तो देखिए सूर्य का जो प्रकाश होता है, जब सूर्य से तो आता है हमारी धरती पर सीधे, लेकिन आप देखेंगे कि आप टब वगैरह रख दीजिए कोई, वहां देखेंगे सूर्य का प्रकाश जब किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पहुंचता है तब क्या होता है, वो कुछ मुड़ जाता है। जैसे देखे होंगे आप, एक लकड़ी को ऐसे डालते हैं अगर पानी में, बाल्टी में, तो वो इस तरह से कुछ मुड़ी हुई दिखती है। इसी तरह होता है प्रकाश, इसी को कहते हैं अपवर्तनांक, ये प्रकाश का गुण है। तो हमें यहाँ मापते हैं रिफ्रैक्टोमीटर से, अपवर्तनांक का मापन करते हैं। अगला उपकरण है स्पेक्ट्रोमीटर। देखिए स्पेक्ट्रम का मतलब होता है व्यवस्था। स्पेक्ट्रो, सूर्य से जो प्रकाश निकलता है वो बेसिकली एक रंग का नहीं होता है, जो देखते हो पीला पीला सा, वो पीला नहीं है, उसको बोलते हैं श्वेत। उसमें कई सारे रंग होते हैं, जिसको पढ़ा होगा विबग्योर। तो विबग्योर किस क्रम में होते हैं, वो कहलाती है व्यवस्था, यानी स्पेक्ट्रम। तो ये देखिए स्पेक्ट्रोमीटर से क्या मापेंगे, विद्युत चुंबकीय विकिरण। अब विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या होती है, विद्युत चुंबकीय विकिरण का मतलब होता है ऐसी विकिरण जिसको किसी के साथ की आवश्यकता ना हो, कोई माध्यम जरूरी ना हो, अपने आप में ही स्वतंत्र है। सूर्य से प्रकाश आता है हमारी पृथ्वी पर, तो देखे होंगे बीच में निर्वात है। निर्वात का मतलब होता है जहां पर वायु ना हो। वायुमंडल तो खाली यहीं कुछ ऊंचाई तक है, 1000 किलोमीटर तक, उसके आगे तो सूर्य का प्रकाश इतने दूरी से आता है। तो उसको कहते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण। और प्रकाश के गुणों का मापन को किससे करेंगे, स्पेक्ट्रोमीटर से। स्पेक्ट्रोमीटर से हम करेंगे विद्युत चुंबकीय विकिरण के आधार पर प्रकाश के गुणों का मापन। ठीक है। अब देखिए कोलोरोमीटर, ये काफी बार एग्जाम में पूछा है कोलोरोमीटर। इससे क्या मापते हैं, किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किए जाने वाले रंग। देखिए अलग अलग पदार्थ जो होते हैं अलग अलग तरह के रंगों को अवशोषित करते हैं। तो कोई पदार्थ किस रंग को अवशोषित करता है, कितना ज्यादा करता है, अगर ये मापना है तो उसके लिए उपकरण है कोलोरोमीटर। नोट कीजिए इनको। ये जो उपकरण देख रहे हैं ये कुछ ऐसे उपकरण हैं जिनका लगभग हर एग्जाम में पूछा गया है, इतने महत्वपूर्ण उपकरण हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये कोई हार वगैरह नहीं है, ये है बादल। अब ये मत कहिएगा कि ऐसे बादल कैसे होते हैं, ये मान लीजिए पढ़ाई के समय ऐसे ही बादल होते हैं। ठीक है। तो अब देखिए ये कुछ उपकरणों के नाम है। एक उपकरण है जिसको बोलते हैं नेफ्रोस्कोप। क्या बोलते हैं, नेफ्रोस्कोप। अब करता क्या है, देखो नेफ्रोस्कोप का उपयोग करके हम क्या करते हैं, बादलों की ऊंचाई, कोई बादल हमसे कितनी ऊंचाई पर है ये भी मापते हैं। अब बादल कितने प्रकार के होते हैं, बादलों की ऊंचाई, अब कंफ्यूज हो गए होंगे, सोचते होंगे हम जब ऊपर देखते हैं तो हमको तो एक से बादल दिखाई देते हैं, ऊपर नीचे नहीं दिखाई देते। ऐसा नहीं है, बादल भी कई तरह के होते हैं, लेकिन ये पढ़ेंगे ज्योग्राफी में। यहाँ समझिए अगर हमको बादलों की ऊंचाई मापनी है कि बादल हमारी पृथ्वी से कितने ऊपर है,
तो उसको मापेंगे किससे? नेफ्रोस्कोप से। और खाली ऊंचाई नहीं, ऊंचाई के अलावा उनका बेग, बेग मतलब कितनी रफ्तार से चल रहे हैं। देखे होंगे कभी कभी बहुत तेज गति से बादल उड़ते जाते हैं और घर वाले कहते होंगे चलो अच्छा हुआ बादल निकल गए, अब बारिश नहीं होगी। तो बादलों का जो बेग है वो किससे मापते हैं? नेफ्रोस्कोप से। इतना ही नहीं बल्कि बादलों की गति की दिशा, गति तो कर रहे हैं लेकिन किस दिशा में जा रहे हैं ये भी पता करना जरूरी है। अब आपने देखा होगा अक्सर कि मौसम विभाग वाले जो सूचना जारी करते हैं बताते हैं कि आज यहाँ बारिश होगी इतना, या फिर अनुमान चेंज भी कर देते हैं, बताते हैं कि यहाँ नहीं यहाँ बारिश होगी। किसका कैसे बताते हैं? इसी उपकरण के द्वारा, नेफ्रोस्कोप के द्वारा। क्यों? क्योंकि बारिश किन से होती है? बादलों से। क्योंकि बादल बादल क्या होते हैं ये बताइएगा कमेंट में। इससे हम क्या करते हैं? बादलों की ऊंचाई मापेंगे, उनका बेग मापेंगे और बेग की दिशा मापेंगे। अब मान लीजिए कोई बादल जा रहा है उड़ता हुआ, हमको पता पड़ जाए कि राजस्थान से निकला है मध्य प्रदेश की ओर आ रहा है, तो इतना तो बता ही सकते हैं ना कि मध्य प्रदेश में बारिश होगी। और दूसरा इसके अलावा ये भी बता सकते हैं कि कितने समय में होगी। मान लीजिए बादल की रफ्तार पता पड़ गई कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है और मध्य प्रदेश की जिस जगह पर उम्मीद है बारिश की, अब वो मान लीजिए कितना दूरी पर है, 200 किलोमीटर है, तो इतना तो अंदाज लगा सकते हैं कि लगभग 3 साढ़े 3 घंटे में वहां पर पहुंच जाएगा। और गति की दिशा भी हमको पता है। अगला उपकरण देखिए, यह है रेन गेज। रेन गेज इसे और नामों से भी जानते हैं। जैसे होता है ना एक व्यक्ति कई नामों से जाना जाता है, खासकर फेसबुक वगैरह चलाते होंगे तो उसमें देखते होंगे एक ही व्यक्ति की अलग अलग नाम से कई आइडिया बनी हैं, कहीं लड़का बन के बात कर रहा है, कहीं लड़की बन के। तो देखिए ऐसे ही इसका नाम है रेन गेज और इसी का नाम है यूडोमीटर। कंफ्यूज नहीं होना कि यूडो शब्द क्या आ गया, क्योंकि कई एग्जाम में अलग अलग नाम से पूछा गया है। एक है ओम्ब्रोमीटर। कोई आपसे कहे रेन गेज, यूडोमीटर, ओम्ब्रोमीटर, तो कहिएगा सब एक ही है। इनका उपयोग क्या है? इनके द्वारा हम क्या करते हैं? वर्षण की मात्रा मापते हैं। अब यहाँ तो ये हमने देख लिया कि कोई बादल कितनी तेजी से जा रहा है, कितनी ऊंचाई पर है। वर्षा भी कौन करेगा? बादल। अब वर्षा कैसी करेगा? देखिए वर्षण शब्द लिखा है ना कि वर्षा। वर्षण का मतलब होता है कि बर्फ के रूप में या फिर जल के रूप में, किसी भी रूप में हो, वो क्या कहलाएगा? वर्षण। जब हम कहते हैं वर्षा, वर्षा का मतलब होता है खाली जल। तो ध्यान रखिएगा, रेन गेज से हम क्या मापते हैं? रेन गेज से मापेंगे वर्षण की मात्रा। अब वर्षण का मतलब होता है वर्षा, बर्फ और ओला, ये सभी चीजें इसमें आ जाती। एक उपकरण सबसे महत्वपूर्ण है जिसका नाम है डॉप्सन। ये हर जगह पूछा गया। डॉप्सन क्या उपकरण है? डॉप्सन से किस चीज को मापते हैं? तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं कि समताप मंडल में एक क्या पाई जाती है? एक परत पाई जाती है, उसको बोलते हैं ओजोन लेयर, ना कि ओजोनोस्फीयर। ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या करती है? सूर्य से जो हानिकारक किरणें आती हैं जिनको बोलते हैं अल्ट्रावायलेट, उनको क्या करती है? वापस भेज देती है। कहती है जाओ भाग, खतरनाक आती हैं किरणें, उनको कहते हैं ये परत जाओ जाओ, या तो उसको खींच लेती है अपने अंदर या फिर उनको वापस भेज देती है। और जो किरणें अंदर आ पाती हैं हमारी पृथ्वी पर, वो कम हानिकारक या बिल्कुल हानिकारक नहीं होती हैं। इसका सबसे बड़ा, अब ध्यान रखिएगा, जो अभी बता रहे हैं कि अल्ट्रावायलेट किरणें, इसके भी 3 अलग अलग कैटेगरी हैं। एक कम हानिकारक होती है, एक बिल्कुल हानिकारक नहीं, एक अधिक हानिकारक। तो सबसे हानिकारक जो होती है उसको वापस भेज देती है। तो उसको मापना पड़ता है कि ओजोन की लेयर कम तो नहीं हो रही कहीं। अब मान लीजिए इस तरह से है, ये है ओजोन। अब देखा कि यहाँ पर कमी हो गई है, तो यहाँ की मोटाई मापेंगे, यहाँ की मोटाई, तो पता पड़ जाएगा ना कहीं पर कम हो गई है। सुना होगा आपने कि ओजोन परत में क्या हो गया? छेद हो गया है। या कोई ऐसा छेद नहीं था कि कहीं वहां लाठी पहुंचाए थे उससे छेद हो गया, ऐसा नहीं था। छेद का मतलब है कि वहां परत की मोटाई क्या थी? एकदम कम हो गई थी। तो अगर मोटाई को मापना है ओजोन परत की तो मापिएगा डॉप्सन से। तो इतने को नोट कीजिए फिर से। ये जो उपकरण देख रहे हैं इनका संबंध है दाब से। तो पहले जान लेते हैं दाब का मतलब क्या होता है। देखिए दाब का मतलब होता है एक इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। और जैसे मार्कर है, इस मार्कर के द्वारा अगर हम यहाँ भी एक बिंदी रख रहे हैं और दबाव बना रहे हैं अंदर की ओर बोर्ड की ओर, तो ये क्या है? ये दाब है। इसी तरह वायु हम पर दबाव डालती है। इंसान भी बहुत दबाव डालते हैं आजकल, देखा होगा आपने, अक्सर कहते हैं कि हम पर बहुत अधिक दबाव है। ये दबाव दिखता नहीं है, ये कैसे बनता है? सोसाइटी के द्वारा। ठीक है, तो इसकी बात अलग करेंगे। दाब से संबंधित, तो देखिए दाब दो तरह से, या तो वायु या गैस से संबंधित होगा, दूसरा होगा द्रव से संबंधित। तो देखिए वायु से संबंधित जो उपकरण हैं जिनके द्वारा हम वायु दाब को मापते हैं वो दो तरह के हैं। एक को बोलते हैं बैरोमीटर, एक को बैरोग्राफ। इनके बारे में पहले बता चुके हैं। वायु दाब के द्वारा हम क्या करेंगे? सॉरी, बैरोमीटर के द्वारा हम वायु दाब का मापन करेंगे, यानी वायु के द्वारा जो दाब डाला जा रहा है उसको कैसे मापना है, तो क्या करेंगे? बैरोमीटर।
और अगर हमको लगातार मापना है कि वायु दाब घट रहा बढ़ रहा क्या हो रहा है, तो मापेंगे बैरोग्राफ से। उसके अलावा देखिए, द्रव और गैस दोनों का दाब अगर मापना है तो एक उपकरण जिसका नाम है मैनोमीटर, इसके बारे में एग्जामों में बहुत पूछा जाता है कि मैनोमीटर से क्या मापते हैं। तो मैनोमीटर से मापते हैं द्रव या गैस। ध्यान दीजिएगा, दोनों का, द्रव और गैस। कमेंट में बताइएगा द्रव और गैस में क्या अंतर होता है। तो द्रव और गैस के दाब को मापता है। तो पूछेगा द्रव और गैस के दाब को मापने वाला उपकरण कौन सा है, तो कहिएगा मैनोमीटर। तो चलिए अगले वीडियो में पढ़ेंगे और उपकरणों के बारे में। धन्यवाद।